students, welcome to next session of the topic Economic Reforms since 1991. In the previous sessions, we have covered the subtopics meaning of economic reforms, need for economic reforms, elements of new economic policies which were LPG, liberalization, privatization and globalization. In today's session, we will cover the topic appraisal of LPG policies. हमने LPG पॉलिसीज के बारे में स्टडी तो कर लिया, बट एक चीज हमें हमेशा माइंड में रखनी होगी, जब भी कोई पॉलिसी या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होता है तो उसके हमेशा एक पॉजिटिव साइड भी लेकर हम स्टडी करते हैं और नेगेटिव साइड भी लेकर स्टडी करते हैं। हर चीज के प्लस पॉइंट भी होंगे और माइनस पॉइंट भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ एलपीजी पॉलिसी। अगर हम स्टडी करें इन फेवर के पॉइंट्स में, तो सबसे पहले जो चीज हमने नोटिस की वो था इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। हम डोमेस्टिक इको मार्केट से निकल कर एक इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर गए, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और हमारा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ और हमारा जीडीपी बढ़ गया। अगर हम डाटा को स्टडी करें तो जीडीपी फ्रॉम 1980 to 81 to 2018-19 इंक्रीज फ्रॉम 5.6% to 7.2%। हमारा जीडीपी 1980 से 2019 तक 5.6 से 7.2% तक बढ़ गया। नेक्स्ट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडियन मार्केट में आई, हमारे इंडियन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने आके इन्वेस्ट किया। उनका इससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने आके इन्वेस्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए और लिबरलाइजेशन की वजह से जो एफडीआई इनफ्लो था वो इंक्रीज कर गया 48% तक। दैट मीन्स जितने भी फॉरेनर्स थे, एमएनसीज थी, वो इंडियन प्रोजेक्ट्स में आकर एक 48% तक वो इन्वेस्ट कर सकती थी। नेक्स्ट इज राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ऑब्वियसली अब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करने लग गए, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे बीओपी में सरप्लस होगा। जब बीओपी में सरप्लस होगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी राइज करेगा, इंक्रीज करेगा और हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी, इट बिकेम द वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज राइज इन एक्सपोर्ट्स। एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर कि हमारे जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़े। अब हम उन चीज़ों को भी एक्सपोर्ट करने लगे जिनका हम पहले प्रोडक्शन भी नहीं करते थे, लाइक ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल्स, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट अब बढ़ गया और हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ और हमारा जीडीपी बढ़ा। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जो सडन राइज इन प्राइस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन पे कैसे कंट्रोल हुआ, जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन में एंटर कर गया, प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई, मार्केट में अब सप्लाई गुड्स की बढ़ गई। जब भी मार्केट में गुड्स की सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होगा, हमारे जो प्राइस जो है कंट्रोल में रहती है। प्राइस राइज तभी होगा जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी, जब शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगी। बट अब क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर ही प्रोडक्शन एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ी, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई और प्राइस लेवल जो है हमारा कंट्रोल हो गया, दैट इज कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से नहीं, टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। टैक्स जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो रिवाइज हुआ, टैक्स रेट कम हो गए। जब टैक्स रेट कम हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम पड़ी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी तो प्राइस भी कंट्रोल में रहेगी। ऑब्वियसली इस टैक्स रिफॉर्म की वजह से बायर और सेलर दोनों को ही फायदा हुआ। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इन द प्रीवियस टॉपिक दैट इज IPR 1956 वी हैव स्टडीड दैट कि प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट को हमने बहुत ही रेगुलेट करके रखा हुआ था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड करके रखा हुआ था। सेंट्रल रोल सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही था। प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन एरिया में इजीली एंटर नहीं कर पाता था, उसको लाइसेंसिंग पहले रिक्वायरमेंट होती थी। बट अब क्या हुआ, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में देयर वाज द एबोलिशन ऑफ
लाइसेंसिंग सिस्टम, यही लिबरलाइजेशन में हमने स्टडी करा है कि एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की एंट्रीज पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी, जितने भी बैरियर थे, वो सब रिमूव कर दिए गए थे, जिससे क्या हो गया, प्रोडक्शन का एरिया क्या है, एनलार्ज हो गया, सप्लाई मार्केट में बढ़ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ एलपीजी पॉलिसी। इसके सस्ते रीजंस हम स्टडी करेंगे। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एलपीजी पॉलिसीज, ये हमका इनके ड्रॉबैक्स, ये फेलियर ऑफ एलपीजी पॉलिसी। सबसे पहले जो इसमें हम स्टडी करेंगे दैट इज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब जहां जीडपी बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकती है। हमने स्टडी करा कि फेवर में ये पॉइंट हमने स्टडी करा कि एलपीजी पॉलिसीज has led to increase in the GDP growth, but अब क्या होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हुई। हमारा फोकस हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और ज़्यादातर प्रोडक्शन मशीन मेड गुड्स के द्वारा होने लगी, तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी जनरेट नहीं हो पाई, दैट इज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो ये एलपीजी पॉलिसी थी, ये आई 8th प्लान के टाइम पे। हर प्लानिंग में जो इकोनॉमिक प्लानर्स होते हैं वो एक एक्सपेंडिचर का एक लेआउट तैयार करते हैं कि हम किस सेक्टर पे कितना इन्वेस्ट करेंगे। इस 8th प्लान पे हमारा फोकस रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, और हमने एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स पे हमने इन्वेस्टमेंट कम करी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, उसको हमने निग्लेक्ट किया। सबसे पहले इसमें जो हमने स्टडी करा दैट इज रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी एरियाज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज जैसे इरिगेशन, पावर, रोड, इन सब पे इन्वेस्टमेंट कम कर दी गई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन भी डिक्लाइन कर गया। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ सब्सिडी। जो हम फर्टिलाइजर सब्सिडी पहले हम फार्मर्स को देते, अब हमने वो सब्सिडी को भी रिमूव कर दिया, जिससे क्या हुआ, उन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। सबसे ज्यादा हमारे वर्स्ट अफेक्टेड रहे हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गई, अब इनका प्राइस क्या हो गया, और भी फॉल कर गया। जब इनका प्राइस और भी फॉल कर गया तो लॉस अल्टीमेटली हमारे फार्मर को हुआ। एंड रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11th माइक्रो में स्टडी करा था। एक बार शॉर्ट में ब्रीफ में रिकैप्चुलेट कर लेती हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था, ये हमने एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए और डेली वेज वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने सेट किया था। इसमें प्राइस लेवल जो है इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल के ऊपर सेट किया जाता है, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं और डेली वेज लेबरर्स हैं उनको फायदा हो सके, उनको उनके प्रोडक्ट्स के बदले कम प्राइस न मिले, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस सेट किया जाता है। अब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्या हो गई, रिमूवल हो गई। अब प्राइस उनको जो पहले जो ज्यादा प्राइस मिल रहा था उनके प्रोडक्ट्स के लिए, अब उनको प्राइस नहीं मिल रहा था। इससे लॉस वर्स्ट अफेक्टेड रहे हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। नेक्स्ट इज शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है। इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज में हमने फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की जगह कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया। ये हमें ही पता है, ब्रिटिशर्स के टाइम से भी कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इन पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। इस प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान रखते हुए हमारे प्लानर्स ने भी यही कोशिश की कि हम फोकस करें, एक्सपोर्ट करें सिर्फ कैश क्रॉप्स का, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, हम रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो अब फूड ग्रेन्स की जगह कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया। और ये आप ज्योग्राफी में भी इतना स्टडी कर चुके हैं कि कैश क्रॉप की प्रोडक्शन फार्मर्स के लिए कितनी कॉस्टली प्रूव हुई है। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। जहां हम बात कर रहे हैं एलपीजी पॉलिसी में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट किया गया, तो
तो क्या रीजन रहा कि लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही पॉइंट हमको मिला क्रिटिसिज्म में? ऐसा क्या रीजन है कि हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, फोकस किया, फिर भी लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ? इसके सब पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। चीपर इंपोर्टेड गुड्स, हमारी जो गुड्स थे हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, पर हमारी जो गुड्स थे डोमेस्टिक गुड्स थे वो क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छे थे, सुपीरियर थे क्वालिटी वाइज, बट जहाँ हम उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ज़्यादा। अगर हम बाहर के इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ती है, उनके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट से चीप होते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड कर देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करने के बाद भी हमारी इकोनॉमी में एंटर करते हैं वो प्रोडक्ट्स, तब भी वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली वो प्रोडक्ट्स चीप होते हैं। हमारे जो अपने इंडियन सिटीजन्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी इकोनॉमी में चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं। हम हर मार्केट में, हर इकोनॉमी में देखिए, अपने दिल्ली में ही देखिए कि ज़्यादातर हमारी जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं और जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को, हमारी चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है डोमेस्टिक मार्केट को ओवरटेक कर चुकी है। मार्केट में लोग चाइनीज प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, बट क्वालिटी वाइज देखा जाए तो हमारे प्रोडक्ट्स फाइन में सुपीरियर होते हैं। पर बीइंग अ कस्टमर हर किसी का ध्यान किस पे आता है? सिर्फ प्राइस पे। तो अब क्या हुआ, उनके प्रोडक्ट्स, बाहर की इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स सस्ते थे, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें ग्रोथ इसकी क्या होगी? डिक्लाइन, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स बाहर की इकोनॉमी में इतने सेल हुए नहीं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम की। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है एक बेस है बाकी सभी सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई, रोड्स, एनर्जी, इस पे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बाकी सेक्टर्स में भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन्हीं सब पावर की जरूरत सबसे ज़्यादा किसमें जरूरत होती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की। हमने पावर पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ क्या हो गई? डिक्लाइन कर गई। नेक्स्ट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज। इस पॉइंट को मैं अच्छे से एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ, इंडियन इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी का लेके। हमारी इंडियन इकोनॉमी ने गुड्स प्रोड्यूस करे और उसको यूएस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करा। जब हमने एक्सपोर्ट करा तो हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, जितना मर्जी हमसे गुड्स लीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। बट जो यूएस इकोनॉमी में थी उसने हमारे प्रोडक्ट्स पे कोटा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कोटा फिक्स कर दिया कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को इस लिमिट से ज़्यादा नहीं परचेज करेंगे, इससे ज़्यादा उनका इम्पोर्ट नहीं करेंगे। बट जब यूएस इकोनॉमी उल्टा हमारे साथ था, यूएस इकोनॉमी अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे को देती थी हमने उन पर कोई भी कोटा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, जितने मर्जी क्वांटिटी में हमारे पास बल्क में प्रोडक्ट्स आ जाए। तो इससे क्या हुआ? लॉस हमारी इकोनॉमी को हुआ, हमारे पास उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। डेवलप्ड इकोनॉमीज ने हमारे प्रोडक्ट्स पे तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बट हमने उन इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब जब ये 1990s के टाइम पे बहुत ही डेंजरस सा ट्रेंड आया, लोग जो थे अट्रैक्ट होने लगे लग्जरी गुड्स पे। लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादातर बाहर की इकोनॉमीज में होती है। हम खादी से शिफ्ट कर गए मशीन मेड प्रोडक्ट्स पे। अब उससे क्या हो, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड पड़ी। इस कंज्यूमरिज्म की वजह से, लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन की वजह से बाहर की इकोनॉमी को फायदा हुआ और हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे उनको सबसे ज़्यादा इसका लॉस हुआ। सो आप मेरे साथ इसी वीडियो पर बने रहिए, मैं इसी क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को फर्दर और आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। आप ये नोट्स टिल देन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मैं विद इन अ मिनट आपके पास वापस आ रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्रिटिसिज्म पॉइंट्स। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सबसे पहले इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने से पहले डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। हमने 1956 आईपीएल पॉलिसीज में हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा था, बट
पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। उसका मेन रीजन ये था कि पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंसी आ गई थी, करप्शन हो गई थी और लीकेज हो गई थी। पब्लिक सेक्टर बहुत ही लॉस में चल रहा था। तो इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पब्लिक सेक्टर की जो ओनरशिप राइट्स है हम प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देंगे। तो ये जो प्रोसीजर था इसको हमने नाम दिया डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें पब्लिक सेक्टर की शेयर्स या ओनरशिप राइट्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो पॉलिसी थी बहुत ही इनइफेक्टिव थी। किस सेंस में? एक तो जो एसेट्स थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के वो अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर के जो एसेट्स थे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही कम प्राइस में सेल आउट कर दिए गए। और फिर दूसरा, जो भी अर्निंग्स हुई, जो भी रेवेन्यू मिला प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर को इन एसेट्स को या ओनरशिप राइट्स को सेल करने के बाद, इस रेवेन्यू को हमने पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट में यूज नहीं किया, बल्कि जो गवर्नमेंट को जो शॉर्टेजेस थे उस शॉर्टेजेस को कंपनसेट करने में जो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ प्राइवेट सेक्टर से जो मिला हमने वहां पर इसको यूज किया। तो सेकंड पॉइंट, सच प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वर यूज्ड टू कंपनसेट शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज rather than using it for development of public sector enterprises। हमने पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस की फर्दर डेवलपमेंट पे इस रेवेन्यू को यूज नहीं करा। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। जो टैक्स पॉलिसी थी वो भी बहुत ही इनइफेक्टिव थी। अब जो हमने कस्टम ड्यूटीज को बहुत ही रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जब कस्टम ड्यूटीज जो है हमारी बाहर की इकोनॉमी से जो हम रेवेन्यू जनरेट कराती थी, कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं कि हम बाहर की इकोनॉमी से कोई भी गुड ले रहे हैं, वो हम अपना कोई भी गुड हमारा सेल आउट कर रहे हैं, उस पर जो है कस्टम ड्यूटी लग जाती है। कस्टम ड्यूटी से वो पैसा हमारी बाहर की इकोनॉमी हमारे को देती है। जब वो बाहर की इकोनॉमी हमारे को जो पैसा दे रही है उसको हमने रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू जो है कम जनरेट हुआ। तो ये जो टैक्स पॉलिसी थी बहुत ही इनइफेक्टिव रही। हमने अपने ही रेवेन्यूज को कम कर दिया। और फिर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब जो एमएनसीज हम चाहते थे कि बाहर की कंपनीज आए हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो हमने उनके ऊपर जो टैक्स लगता था, उनकी इनकम, उन्होंने बाहर से आया, एमएनसीज बाहर से आई, उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किया, उनकी जो इनकम जनरेट हुई उस पर हमने जो टैक्स लगता था हमने उसको भी रिड्यूस कर दिया। उस फॉरेन इन्वेस्टर्स की इनकम पे जो टैक्स लग रहा है हमने उसको भी रिड्यूस कर दिया, यह सोचकर कि वो जो इन्वेस्टर है वो और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी में। पर जो हमने टैक्स रिड्यूस कर दिया उसका अल्टीमेटली लॉस किसको हुआ? हम ही लोगों को हुआ। हमारे पास बाहर की इकोनॉमी से रेवेन्यू कम जनरेट हुआ। नेक्स्ट इज अनबैलेंस ग्रोथ। इस एलपीजी पॉलिसी से जो हमारी ग्रोथ हुई बहुत ही अनबैलेंस हुई। कुछ सेक्टर में ग्रोथ हुई और कुछ सेक्टर को हमने निग्लेक्ट कर दिया। जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को निग्लेक्ट कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला, और जो ग्रोथ हुई वो इन एरियाज में हुई, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, जबकि जरूरत थी मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर करने की, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो मिलियंस ऑफ पीपल को लाइवलीहुड देते हैं, जबकि हमने इन सेक्टर्स को, इन मेजर एरियाज को निग्लेक्ट कर दिया और दूसरे सेक्टर्स पे फोकस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेलियर्स और क्रिटिसिज्म ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, इस आंसर को अच्छे से बाय हार्ट अच्छे से करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स तक कैरी करता है कि राइट द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज एंड राइट योर क्रिटिकल अप्रेजल फॉर दिस एलपीजी पॉलिसीज। अब इसके बाद हमारा एक अलग से एक नया टॉपिक आता है विच इज वेरी मच रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने स्टडी करा ग्लोबलाइजेशन में कि इकोनॉमीज जो है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करती है,
पर इस इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडिंग हो रही है इसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई विच इज कॉल्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। बट 1995 से ही पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, हम तब भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे थे। इस 95 से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी गैट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ विच इज वॉज कॉल्ड गैट। और ये गैट एस्टैब्लिश हुई थी 1948 में। 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई टू एडमिनिस्टर ऑल द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स by providing equal opportunities to all countries in international market. इंटरनेशनल मार्केट में सब कंट्रीज को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई ताकि वो हर कंट्री अपने गुड्स को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर सके और जो उनकी रिक्वायरमेंट है बाहर की इकोनॉमी से इंपोर्ट भी कर सके। इस सब प्रोसेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई गैट। बट 1995 में इस गैट को हटाकर हमने लेकर आए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मेंबर कंट्रीज थी 164। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन WTO, दैट इज 164। और दूसरा क्वेश्चन बनता है हु इज द या व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑफ गैट। तो सक्सेसर ऑफ गैट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो हमने स्टडी करना है, एक तो मेन पॉइंट कि WTO कब सेटअप हुआ, इसकी नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितनी है और WTO के फंक्शंस। सिर्फ इतना ही इस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी करना है। आपकी जितनी भी रेफरेंस बुक होंगी उनमें आपको काफी मटेरियल देखने को मिलेगा, बट CBSE और NCERT को फॉलो करते हुए हमें सिर्फ WTO के अंदर ये लिमिटेड सा ही पार्ट कवर करना है। WTO की एस्टैब्लिशमेंट, इसकी मेंबर कंट्रीज और इसके फंक्शंस, जो कि बहुत ही सिंपल है, दैट इज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो मेंबर कंट्रीज है आपस में एक दूसरे के जैसे फ्रेंड्स है, वो मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी इंपोर्ट कोटास, ड्यूटीज, रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज नहीं करेंगी। नेबरिंग कंट्रीज है, हम आपस में बिना ये ड्यूटीज के और कोटास के, रिस्ट्रिक्शन के ट्रेडिंग करेंगे। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइन इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। अब जो नेशंस हैं आपस में, जो मेंबर नेशंस हैं, वो एक दूसरे पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगी। फ्री ट्रेडिंग होगी नेशंस के आपस के बीच में, क्योंकि वो क्या आपस में मेंबर कंट्रीज हैं। और इन सब की स्मूथ फंक्शनिंग को लुक आफ्टर करेगी हमारी WTO। नेक्स्ट इज टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। ऑब्वियसली ये चाहती हैं कि नेशंस के बीच में आपस में ट्रेडिंग हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, प्रोडक्शन एरिया एक्सपैंड हो, और ये गाइडलाइंस भी इश्यू करती रहती है नेशंस को कि हाउ कैन दे एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन एरियाज। नेक्स्ट इज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। हमारी जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं, उन रिसोर्सेज का वेस्टफुल यूज ना हो। ये जो WTO है नेशंस को गाइडलाइंस में इम्पोज करती रहती है, इश्यू करती रहती है टाइम टू टाइम कि हाउ कैन यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज in an optimum way so that you can increase your production at minimum cost. And next is to protect the environment. इस चीज का भी ध्यान रखना कि किसी नेशंस में प्रोडक्शन इस तरीके से तो नहीं हो रही कि एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा हो, हमारा जो है पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा हो। तो ये सब भी लुक आफ्टर, इन चीजों का ध्यान भी कौन रख रहा है? WTO. So this is all about World Trade Organization. So this is all much about today's class. We will soon meet in our next session and continue with our topic. Till then, have a great time. Thank you.